नूरा, बहुत हो गया अब। कब तक अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद करती रहोगी? तुम अभी जवान हो, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे तुम्हारे साथ, लेकिन तुम अपनी छोटी बहन का बोझ उठाकर खुद की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। चलो हम भाग चलते हैं। आज चलो मेरे साथ, हम दोनों कहीं दूर भाग चलते हैं, नई जिंदगी शुरू करेंगे। मैं भी थक गई हूँ अपनी बहन का बोझ ढोते ढोते। मुझे कुछ नहीं खाना, बस तुम वापस आ जाओ। दीदी, बहन, मुझे माफ कर दो। रेगिस्तान के तपती रेत पर दो बहनें धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। एक थी नूरा, लगभग 22 साल की जवान और बेहद खूबसूरत लड़की। उसके चेहरे पर थकान साफ दिख रही थी, मगर उसकी आंखों में हिम्मत और जिम्मेदारी की चमक थी। और उसके साथ थी उसकी छोटी बहन सन्ना, जो अभी सिर्फ 15 साल की थी। मासूम चेहरा, धूप से सूखे होंठ और थकान से कांपते कदम। दोनों बहनें कई घंटों से बिना रुके रेत पर चल रही थीं। सना का गला प्यास से सूख चुका था, उसके कदम अब लड़खड़ाने लगे थे। वह धीरे से बोली, दीदी, बहुत प्यास लगी है, मुझे पानी पीना है, चला नहीं जा रहा है। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें खिंच गईं। वह उसके पास आई और उसका हाथ पकड़कर बोली, सना, हिम्मत रख, थोड़ा और चल। शाम होने से पहले हमें कोई रहने का ठिकाना भी ढूंढना है। सना ने सूखे होंठों पर जीभ फेरते हुए कमजोर आवाज में कहा, लेकिन दीदी, मेरे गले में तो जैसे आग लग रही है, कहीं पानी मिल जाता। नूरा कुछ पल के लिए चुप हो गई। सच तो यह था कि उसे भी उतनी ही प्यास लगी थी, मगर वह अपनी बहन के सामने कभी कमजोर नहीं पड़ती थी। वह मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोली, चल, बस थोड़ा और चल, अल्लाह जरूर हमारी मदद करेगा। दोनों फिर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। चलते चलते नूरा की आंखों के सामने अपने बचपन की यादें तैरने लगी। उसे आज भी याद था वह दिन जब उनके माँ बाप ने उन्हें सड़क पर लाकर छोड़ दिया था, ये बोलकर कि तुम दोनों यहीं बैठो, हम थोड़ी देर में आते हैं, और फिर कभी नहीं आए। कारण नहीं पता था कि क्यों उनके माता पिता उन्हें वहां छोड़ गए थे। जब लोगों ने उन्हें वहां देखा तो उन रोती हुई बच्चियों को उठाकर एक अनाथ आश्रम में पहुंचा दिया। वहीं से उनकी जिंदगी शुरू हुई। अनाथ आश्रम में उन्हें खाना मिलता था, रहने को जगह मिलती थी, मगर माँ बाप का प्यार कभी नहीं मिला। फिर भी नूरा हमेशा सना का ख्याल रखती थी। जब सना रोती थी तो नूरा ही उसे चुप कराती थी। जब कोई बच्चा सना को तंग करता तो नूरा ही उसके सामने खड़ी हो जाती। समय धीरे धीरे बीतता गया। सना बड़ी होने लगी और नूरा जवान हो गई। फिर एक दिन आश्रम के मालिक ने नूरा को बुलाया। उसकी आवाज ठंडी थी। वह बोला, नूरा, अब तुम 21 साल की हो चुकी हो। हमारे नियम के अनुसार अब तुम्हें आश्रम छोड़ना होगा। अब तुम्हें अपनी जिंदगी खुद जीनी होगी। यह सुनकर नूरा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने घबराकर पूछा, लेकिन मेरी छोटी बहन सना? मालिक ने बेरुखी से कहा, वह चाहे तो यहीं रह सकती है। नूरा कुछ पल चुप रही, फिर उसने बिना सोचे जवाब दिया, नहीं, मैं अपनी बहन को अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगी। जहां मैं जाऊंगी, सना भी मेरे साथ जाएगी। उस दिन दोनों बहनों ने आश्रम को हमेशा के लिए छोड़ दिया। उसके बाद से उनकी जिंदगी एक लंबी भटकन बन गई। कभी किसी गांव में 1-2 दिन काम मिल जाता, कभी किसी मस्जिद के बाहर रात गुजारनी पड़ती, कभी किसी पेड़ के नीचे सोना पड़ता। लेकिन नूरा ने कभी सन्ना को अकेला महसूस नहीं होने दिया। और आज दोनों फिर से एक अजनबी रेगिस्तान के रास्ते पर भटक रही थी। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा था। अचानक सन्ना के कदम रुक गए। वह थककर रेत पर बैठ गई। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह रोते हुए बोली, दीदी, मुझसे अब चला नहीं जा रहा। नूरा घबरा गई। वह तुरंत उसके पास बैठ गई और उसका चेहरा अपने हाथों में पकड़ लिया। सना, बस थोड़ा और हिम्मत कर, देख, शायद आगे कहीं पानी मिल जाए। लेकिन तभी दूर रेगिस्तान के बीच कुछ अजीब सा दिखाई दिया, जैसे रेत के बीच कोई पुरानी झोपड़ी खड़ी हो। नूरा की आंखों में अचानक उम्मीद चमक उठी। वह खड़ी हो गई और दूर इशारा करते हुए बोली, सना, देख, वहां शायद कोई झोपड़ी है। सना ने भी मुश्किल से सिर उठाकर देखा। सचमुच दूर धुंधली रेत के बीच एक पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दे रही थी। रेगिस्तान की उस सूनी दोपहर में दूर दिखाई देने वाली पुरानी टूटी फूटी झोपड़ी अब उन दोनों बहनों की दुनिया बन चुकी थी। बड़ी बहन नूरा और छोटी बहन सना। जब वे उस दिन प्यास से तड़पते हुए उस झोपड़ी तक पहुंची थी, तब उन्हें लगा था कि शायद यह भी किसी का घर होगा। लेकिन पास जाकर देखा तो वह झोपड़ी पूरी तरह खाली थी। दीवारें मिट्टी की थीं, छत पर सूखी घास बंधी थी और दरवाजा भी आधा टूटा हुआ था।
नूरा ने चारों तरफ देखा। रेत के उस इलाके में थोड़ी दूर पर 2-3 छोटे कच्चे घर भी दिखाई दे रहे थे। वहां कुछ किसान परिवार रहते थे जो पास की जमीन में थोड़ी बहुत खेती करते थे। नूरा ने राहत की सांस ली। वह बोली, सना, लगता है यहां कोई नहीं रहता, हम यहीं रह सकते हैं। सना की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। सच दीदी? हाँ, कम से कम हमारे सिर पर छत तो होगी। उस दिन से वह खाली झोपड़ी उनका घर बन गई। सुबह जब सूरज उगता तो रेगिस्तान की ठंडी हवा झोपड़ी में आती और दोनों बहनों को जगा देती। नूरा सबसे पहले उठती। वह झोपड़ी के बाहर जाकर सूखी लकड़ियां इकट्ठी करती, फिर मिट्टी के छोटे से चूल्हे में आग जलाती। कभी कभी पास के खेतों में काम करने वाले लोग उन्हें थोड़ा आटा या सूखी रोटी दे देते। बदले में नूरा खेतों में थोड़ी मदद कर देती। सना अभी छोटी थी। वह झोपड़ी के सामने बैठकर टूटी मटकी में पानी भरती, बर्तन साफ करती और कभी कभी रेत पर लकड़ी से कुछ आकृतियां बनाते हुए चुपचाप बैठ जाती। दोपहर को सूरज बहुत तेज हो जाता। दोनों झोपड़ी के अंदर बैठ जाती। कभी कभी सना धीरे से पूछती, दीदी, अगर हमारे माँ बाप हमें छोड़कर ना जाते तो क्या हमारी जिंदगी भी ऐसी होती? नूरा उस सवाल का जवाब कभी नहीं दे पाती। वह बस सना के सिर पर हाथ फेरती और कहती, नहीं, तब हमारी जिंदगी बहुत अच्छी होती। सना फिर चुप हो जाती। सना अक्सर नूरा के कंधे पर सिर रख देती। उसे लगता था कि उसकी दीदी ही उसकी पूरी दुनिया है। लेकिन धीरे धीरे नूरा के मन में कुछ बदलने लगा था। एक शाम सन्ना को बहुत भूख लगा था। वह नूरा से बोली, दीदी, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाना है तो दे दो ना। नूरा बोली, घर में तो कुछ नहीं है। सना, तुम यहीं रहना, मैं पास की मंडी से कुछ खाने को लेकर आती हूं। सना ने मासूमियत से सिर हिलाया। ठीक है दीदी, जल्दी आना। नूरा ने बिना कुछ कहे झोपड़ी से बाहर कदम रख दिया। लेकिन वह मंडी की तरफ नहीं गई। वह रेगिस्तान के रास्ते से मुड़कर एक पुराने खजूर के पेड़ के पास पहुंची। वहां पहले से एक युवक उसका इंतजार कर रहा था। उसका नाम रईस था। नूरा को देखते ही वह बोला, आ गई तुम? नूरा थकी हुई आवाज में बोली, हाँ, बड़ी मुश्किल से निकली हूं। दोनों कुछ देर चुप रहे। फिर रईस ने गहरी सांस लेकर कहा, बहुत हो गया अब। कब तक अपनी जिंदगी यूं ही बर्बाद करती रहोगी? तुम अभी जवान हो, पूरी जिंदगी पड़ी है तुम्हारे साथ, लेकिन तुम अपनी छोटी बहन का बोझ उठाकर खुद की जिंदगी बर्बाद कर रही हो। कुछ पल तक नूरा कुछ नहीं बोली। फिर अचानक उसके होंठों से शब्द निकल गए, हाँ, शायद तुम सही कह रहे हो। मैं भी थक गई हूँ अपनी बहन का बोझ ढोते ढोते। रईस चुपचाप सुनता रहा। नूरा आगे बोली, माँ बाप हमें जन्म देकर छोड़ गए और मेरे हिस्से में उसकी जिम्मेदारी दे गए। वो तो मजे से अपनी जिंदगी जीने लगे होंगे और मैं यहां उसकी जिम्मेदारी उठाती रहूं। उसने गहरी सांस ली। मैं भी इंसान हूं, मेरी भी अपनी जिंदगी है। रईस ने धीरे से कहा, चलो मेरे साथ, हम दोनों कहीं दूर भाग चलते हैं। चलो, हम भाग चलते हैं। नूरा रईस के साथ चली गई। कुछ दिनों बाद दोनों ने शादी भी कर ली। उधर झोपड़ी में सना झोपड़ी के अंदर बैठी थी। वह बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी। शाम कब की ढल चुकी थी। आसमान में अंधेरा फैलने लगा था। सना धीरे से बोली, दीदी अभी तक नहीं आई। उसके पेट में भूख से ऐंठन होने लगी थी, लेकिन उसे अपनी भूख से ज्यादा अपनी दीदी की चिंता हो रही थी। वह बार बार बाहर झांकती, कहीं रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया। उसकी आंखों में डर उतरने लगा। वह खुद से ही बात करने लगी, शायद मेरी ही गलती है। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं ही तो खाना खाने की जिद कर रही थी। अगर मैं नाम कहती तो दीदी बाहर नहीं जाती। अब रात गहरा चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सना रोते रोते झोपड़ी से बाहर आ गई। रेगिस्तान की ठंडी हवा चल रही थी। वह दूर अंधेरे में देखने लगी और रोते हुए पुकारने कहाँ लगी, हो तुम? मुझे कुछ नहीं खाना, बस तुम वापस आ जाओ। दीदी, वह रोते हुए बार बार कहने लगी, दीदी आ जाओ ना, मैं इंतजार कर रही हूं। और उस अंधेरी रात में एक अकेली छोटी लड़की रेगिस्तान की रेत पर खड़ी अपनी दीदी का इंतजार करती रही। उसे यह नहीं पता था कि जिस दीदी को वह अपनी दुनिया समझती थी, वह उसे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुकी है। रेगिस्तान की उस अंधेरी रात में सना बहुत देर तक बाहर खड़ी अपनी दीदी को पुकारती रही। आखिर थककर सना झोपड़ी के दरवाजे पर बैठ गई। आंसू बहते बहते उसकी आंखें सूज गई थीं। उस रात वह भूखी ही सो गई। अगली सुबह जब सूरज निकला, सना की पहली नजर दरवाजे पर गई। उसे लगा शायद दीदी रात में लौट आई होंगी, लेकिन झोपड़ी में सन्नाटा था।
सना बाहर निकलकर दूर दूर तक देखने लगी। रेगिस्तान में बस रेत ही रेत थी। उसने धीरे से कहा, शायद दीदी आज आ जाएंगी। वह पूरे दिन दरवाजे के पास बैठी रही। शाम हो गई, फिर रात हो गई, लेकिन नूरा नहीं आई। कुछ और दिन। सना ने हार नहीं मानी। वह रोज सुबह उठते ही झोपड़ी के बाहर खड़ी हो जाती और दूर तक रास्ते को देखती रहती। उसे लगता था कि किसी भी पल उसकी दीदी दिखाई देंगी। लेकिन दिन बीतते गए। 1 दिन, 2 दिन, फिर कई दिन गुजर गए। अब सन्ना को धीरे धीरे समझ आने लगा कि शायद दीदी अब वापस नहीं आएंगी। यह सोचते ही उसका दिल जैसे टूट जाता। वह अक्सर झोपड़ी के कोने में बैठकर रोती और धीरे से कहती, दीदी, मैंने क्या गलती की थी। कुछ दिनों बाद उसकी सबसे बड़ी परेशानी भूख बन गई। झोपड़ी में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। उसका पेट कई कई घंटों तक खाली रहता। एक दिन भूख से परेशान होकर वह पास के घरों की तरफ चल पड़ी। वहां 2-3 छोटे कच्चे घर थे जहां किसान परिवार रहते थे। सना हिचकिचाते हुए एक घर के दरवाजे पर खड़ी हो गई। अम्मा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को है तो दे दो ना। दरवाजे पर खड़ी एक बूढ़ी औरत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। उसकी हालत देखकर औरत का दिल पसीज गया। वह अंदर गई और 2 सूखी रोटियां लेकर आई। लो बेटी, खा लो। सना ने दोनों हाथों से रोटी पकड़ ली। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अम्मा, मैं आपका काम कर दूंगी, औरत बोली। अच्छा। अब सना रोज सुबह उठती। सबसे पहले झोपड़ी के बाहर बैठकर थोड़ी देर रास्ते को देखती। दिल के किसी कोने में अभी भी उम्मीद बची थी कि शायद दीदी आज लौट आए। लेकिन जब काफी देर तक कोई नहीं आता तो वह धीरे से उठती और पास के घरों की तरफ चली जाती। किसी घर में वह झाड़ू लगा देती, कहीं बर्तन धो देती, कहीं कपड़े धोने में मदद कर देती और बदले में लोग उसे थोड़ा सा खाना दे देते। कभी 2 रोटियां, कभी थोड़ी खिचड़ी, कभी बचा हुआ चावल। सना चुपचाप वह खाना लेकर अपनी झोपड़ी में लौट आती। खाते समय भी उसकी आंखें अक्सर दरवाजे की तरफ लगी रहती, जैसे अभी दरवाजा खुलेगा और उसकी दीदी अंदर आएंगी। धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदलने लगे। अब सना उस झोपड़ी में पूरी तरह अकेली रहने लगी थी। सुबह काम करना, दोपहर को झोपड़ी में बैठना, शाम को थोड़ी देर बाहर बैठकर डूबते सूरज को देखना। कभी कभी वह धीरे से खुद से ही कहती, दीदी, अगर तुम वापस आ जाओ तो मैं कभी खाने की जिद नहीं करूंगी। उसकी आवाज हवा में खो जाती। रेगिस्तान की वह छोटी झोपड़ी अब एक मासूम लड़की की खामोश जिंदगी की गवाह बन चुकी थी। सना की जिंदगी अब पूरी तरह बदल चुकी थी। अब उसके पास रोने या इंतजार करने का समय नहीं था, क्योंकि पेट की भूख और जिंदगी की मजबूरी इंसान को बहुत जल्दी मजबूत बना देती है। अब वह हर सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाती थी। रेगिस्तान की ठंडी हवा अभी चल ही रही होती, तब तक सन्ना अपनी छोटी सी मटकी में पानी भरती, चेहरा धोती और उस पुरानी टूटी झोपड़ी का दरवाजा बंद करके खेतों की तरफ चल पड़ती। पास ही कुछ खेत थे जहां किसान लोग गेहूं, बाजरा और सब्जियां उगाते थे। सुबह से शाम तक वह कड़ी धूप में झुककर काम करती। कभी खेतों से घास निकालती, कभी पौधों को पानी देती। शाम को जब काम खत्म होता तब सन्ना थकी हुई कदमों से वापस अपनी उसी पुरानी झोपड़ी में लौट आती। वह थोड़ा सा खाना खाती और फिर चुपचाप आसमान के तारों को देखते हुए सो जाती। कभी कभी सोते वक्त उसके मन में अपनी दीदी की याद भी आ जाती। वह धीरे से फुसफुसाती, दीदी, अगर तुम होती तो शायद जिंदगी इतनी अकेली नहीं होती। लेकिन अब वह रोती नहीं थी। समय के साथ उसने अकेले जीना सीख लिया था। समय बीतता गया, दिन महीनों में बदल गए। धीरे धीरे सना बड़ी हो गई। अब वह एक सुंदर और जवान लड़की बन चुकी थी। रेगिस्तान की धूप में काम करने के बावजूद उसके चेहरे पर एक अजीब सी सादगी और चमक थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मासूम मुस्कान उसे और भी खूबसूरत बना देती थी। लेकिन सन्ना को अपनी सुंदरता का बिल्कुल एहसास नहीं था। वह अब भी रोज की तरह खेतों में मजदूरी करने जाती थी। एक दिन सुबह खेतों में हलचल थोड़ी ज्यादा थी। खेतों का मालिक अपने बेटे के साथ खेत देखने आया था। वह लड़का पहली बार अपने पिता के खेतों का काम देखने आया था। जब वह खेतों के बीच से गुजर रहा था तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी जो झुककर मिट्टी से घास निकाल रही थी। वह लड़की सना थी। धूप उसके चेहरे पर पड़ रही थी और माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। लड़का कुछ पल के लिए उसे देखता ही रह गया। इतनी सुंदर लड़की और इतनी मेहनत कर रही है। उसने पहली बार सना को ध्यान से देखा और उसी पल उसके दिल में एक अजीब सी भावना पैदा हो गई। वह मन ही मन सोचने लगा, यही लड़की मेरी दिल की रानी बनेगी। उस लड़के का नाम आरिफ था। वह दरअसल उस पूरे इलाके के जमींदार का बेटा था। लेकिन उसने तुरंत कोई बात नहीं की। अगले दिन वह फिर खेतों में आया। इस बार उसने साधारण कपड़े पहने थे।
ताकि कोई उसे पहचान ना सके। वह मजदूरों के बीच जाकर आम लड़के की तरह काम करने लगा। धीरे धीरे वह सन्ना के पास भी काम करने लगा। पहले दिन दोनों के बीच कोई खास बात नहीं हुई, लेकिन कुछ दिनों बाद आरिफ ने मुस्कुराकर कहा, तुम यहां कब से काम कर रही हो? सना ने सरलता से जवाब दिया, काफी सालों से। फिर धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत होने लगी, कभी काम करते करते, कभी पानी पीते समय, कभी दोपहर की थोड़ी देर की आराम में। आरिफ को सना की सादगी बहुत पसंद आने लगी और सना को भी आरिफ का सीधा साधा स्वभाव अच्छा लगने लगा। उसे लगता था कि वह भी उसकी तरह ही एक गरीब मजदूर लड़का है। समय के साथ दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए और फिर दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई। शादी का प्रस्ताव। एक दिन शाम को खेतों में काम खत्म होने के बाद आरिफ ने सना से कहा, सना, मुझे तुमसे एक जरूरी बात कहनी है। सना थोड़ा चौंकी। क्या बात? आरिफ ने कुछ पल चुप रहकर कहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। सना कुछ देर के लिए बिल्कुल चुप हो गई। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में ऐसा दिन आएगा, लेकिन आरिफ की सच्चाई और अपनापन उसे हमेशा अच्छा लगता था। कुछ देर बाद सना ने धीरे से सिर झुका दिया। अगर तुम सच में चाहते हो तो मुझे कोई एतराज नहीं। कुछ समय बाद दोनों ने सादगी से शादी कर ली। शादी के 12 बाद एक दिन आरिफ सन्ना को अपने बड़े घर लेकर गया। वह घर देखकर सना हैरान रह गई। वह बोली, यह किसका घर है? आरिफ मुस्कुराया, हमारा। सना की आंखें फैल गईं। तभी उसे पता चला कि आरिफ उस इलाके के जमींदार का बेटा है। वह थोड़ी नाराज होकर बोली, तुमने मुझे अपनी असली पहचान क्यों छुपाई? आरिफ ने शांत होकर कहा, अगर मैं तुम्हें पहले ही बता देता कि मैं जमींदार का बेटा हूं तो शायद तुम मना कर देती। वह आगे बोला, मैं चाहता था कि तुम मुझे मेरे पैसे या हैसियत के लिए नहीं, बल्कि मुझे एक इंसान के रूप में पसंद करो। सना कुछ पल तक उसे देखती रही, फिर उसकी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये आंसू खुशी के थे, क्योंकि कई सालों के संघर्ष, अकेलेपन और दर्द के बाद सना की जिंदगी में आखिरकार खुशियों का सूरज उग चुका था। उसी गांव की ओर एक दिन एक थकी हुई औरत धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई आ रही थी। उसके कपड़े फटे और मैले थे, बाल बिखरे हुए थे, चेहरा धूप और दुख से झुलस गया था और उसके पेट से साफ पता चल रहा था कि वह गर्भवती थी। वह और कोई नहीं, नूरा थी। वही नूरा जिसने सालों पहले अपनी छोटी बहन को उस झोपड़ी में छोड़कर अपनी नई जिंदगी शुरू कर दी थी। लेकिन आज उसकी हालत ऐसी थी जैसे जिंदगी ने उसे पूरी तरह तोड़ दिया हो। चलते चलते उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। गांव के लोग रास्ते में खड़े होकर उसे देखने लगे। कोई धीरे से फुसफुसाया, ये कौन औरत है? दूसरा वो बोला, लगता है कोई भिखारिन है, शायद कहीं से भटक कर आ गई है। कुछ लोग बस चुपचाप उसे देखते रहे, लेकिन नूरा किसी की तरफ नजर उठाकर देख भी नहीं पा रही थी। शर्म, पछतावा और दुख ने उसका सिर झुका दिया था। वह किसी से कुछ बोले बिना सीधे उसी रास्ते की तरफ बढ़ती रही जहां सालों पहले वह अपनी बहन के साथ रहती थी। धीरे धीरे उसके सामने वही पुरानी टूटी झोपड़ी दिखाई देने लगी। उसे देखते ही नूरा के कदम अचानक रुक गए। उसकी आंखों में पुराने दिनों की यादें भर आईं। यही वह जगह थी जहां कभी दो बहनें साथ रहती थीं, जहां छोटी सन्ना हर शाम उसका इंतजार करती थी। नूरा के होंठ कांपने लगे। वह धीरे धीरे झोपड़ी की तरफ बढ़ी। झोपड़ी अब पहले से भी ज्यादा टूटी और सुनसान हो चुकी थी। नूरा कांपते कदमों से अंदर गई। उसने चारों तरफ देखा, लेकिन झोपड़ी पूरी तरह खाली थी। वहां कोई नहीं था। नूरा के दिल में जैसे किसी ने जोर से चोट कर दी। वह धीरे धीरे झोपड़ी के बीचों बीच खड़ी रह गई। फिर अचानक उसकी आंखों से आंसू फूट पड़े। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। उसकी आवाज पूरे सूने रेगिस्तान में गूंजने लगी। बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हें अकेला छोड़कर। मैंने अपनी अच्छी जिंदगी के लिए तुम्हें यहां अकेला छोड़ दिया। उसने अपने आंसुओं से भीगी मिट्टी को पकड़ लिया। तुझे यहां मरने के लिए छोड़ गई मैं। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वह रोते हुए बोली, आज उसी गलती की सजा भुगत रही हूं। उसकी आवाज दर्द से भर गई। जिस आदमी के साथ मैं भागी थी, उसने भी मुझे छोड़ दिया। नूरा ने अपने पेट पर हाथ रख लिया। अब इस हालत में मेरे पास कहीं जाने की जगह भी नहीं है। वह फिर जोर से रो पड़ी। सना, अगर तू कहीं सुन रही है तो एक बार आ जा, बस एक बार। मैं तुझसे माफी मांगना चाहती हूं।
उस सूनी झोपड़ी में नूरा की रोने की आवाज गूंजती रही। झोपड़ी के अंदर बैठी नूरा जोर जोर से रो रही थी। उसकी आवाज सुनकर पास के खेतों में काम कर रही कुछ औरतें धीरे धीरे वहां आ गईं। उन्होंने देखा एक फटे पुराने कपड़ों में गर्भवती औरत मिट्टी पर बैठकर रो रही है। एक बूढ़ी औरत ने पास आकर पूछा, अरे बहन, तुम कौन हो? किसे ढूंढ रही हो? नूरा ने आंसू पोंछने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज कांप रही थी। मैं सना को ढूंढ रही हूं। यह सुनते ही औरतें एक दूसरे की तरफ देखने लगी। एक औरत बोली, सना? अरे वो तो अब यहां नहीं रहती। नूरा घबराकर खड़ी हो गई। क्या? कहां गई वो? दूसरी औरत ने कहा, अरे उसकी तो किस्मत ही बदल गई। उसने इसी गांव के जमींदार के बेटे से शादी कर ली है। अब बहुत अच्छे घर में रहती है, बड़ी खुश है। यह सुनते ही नूरा जैसे कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी आंखों में आंसू फिर भर आए। एक औरत ने आगे कहा, बेचारी सना, जब उसकी दीदी उसे छोड़कर चली गई थी ना, तब बहुत मुश्किल से जी रही थी। दूसरी औरत बोली, हाँ, दिन भर खेतों में काम करती थी, कभी हमारे घरों में बर्तन धोती, कभी झाड़ू लगाती, ऐसे ही किसी तरह अपना पेट पालती थी। तीसरी औरत ने गहरी सांस ली। वो तो बस ऊपर वाले के भरोसे जी रही थी। फिर उसने मुस्कुराकर कहा, लेकिन एक दिन जमींदार का बेटा खेत देखने आया और सन्ना को देखते ही उससे प्यार कर बैठा। आज देखो सन्ना कितनी अच्छी जिंदगी जी रही है। इतना सुनकर एक औरत ने नूरा की तरफ ध्यान से देखा। लेकिन तुम कौन हो? सना को क्यों ढूंढ रही हो? नूरा की आंखों से आंसू फिर बहने लगे। वह धीरे से बोली, मैं उसकी बड़ी बहन हूं, नूरा। यह सुनते ही औरतें चौंक गईं। क्या तुम वही हो जिसने उसे छोड़ दिया था? अब उनके चेहरे पर गुस्सा आ गया। एक औरत ने ताना मारते हुए कहा, कैसी बहन हो तुम? अपनी छोटी बहन को उस हालत में छोड़कर चली गई। दूसरी औरत बोली, वो तो बेचारी यहां अकेली रोती रहती थी और तुम उसे यूं ही छोड़कर भाग गई। तीसरी औरत ने सिर हिलाया। अगर आज उसकी किस्मत अच्छी नहीं होती तो पता नहीं उसका क्या होता। नूरा शर्म से सिर झुकाकर खड़ी रही। वह किसी की आंखों में देख भी नहीं पा रही थी। आंसू उसके गालों से लगातार गिर रहे थे। वह बस धीमे से बोली, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कुछ देर बाद उन औरतों में से एक बोली, चलो सना को बुला लेते हैं। थोड़ी देर बाद दूर से एक सुंदर औरत तेज कदमों से आती हुई दिखाई दी। वह सना थी। फिर उसकी नजर नूरा पर पड़ी। दोनों बहनें कुछ पल के लिए एक दूसरे को बस देखती रह गईं। सना के दिल में पुराने दर्द की यादें भी थीं और सामने खड़ी अपनी बहन का दुख भी। नूरा रोते हुए उसके पास आई। वह सना के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी आवाज टूट रही थी, सना, मुझे माफ कर दो। मैंने बहुत बड़ी गलती की। मैंने अपनी खुशियों के लिए तुम्हें यहां अकेला छोड़ दिया। उसने रोते हुए अपने पेट पर हाथ रखा। जिस आदमी के साथ मैं गई थी उसने भी मुझे छोड़ दिया। अब मेरे पास कोई नहीं है। अगर हो सके तो मुझे माफ कर दो। यह कहते कहते नूरा फूट फूट कर रोने लगी। आसपास खड़े लोग चुपचाप यह दृश्य देख रहे थे। सना की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने धीरे से अपनी बहन को उठाया। कुछ पल तक वह उसे देखती रही। फिर उसने नूरा को गले से लगा लिया। नूरा जोर जोर से रोने लगी। सना की आंखों से भी आंसू बह रहे थे, लेकिन उसकी आवाज बहुत शांत थी। दीदी, जो हो गया वो हो गया। तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें कैसे छोड़ सकती हूँ? फिर उसने धीरे से कहा, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर। गांव वाले यह देखकर चुप हो गए। सना ने अपनी बहन का हाथ पकड़ा और अपने साथ उसे अपने घर ले गई। फिर सब साथ रहने लगे। दोस्तों, आप लोग मेरी कहानी कहां से सुन रहे हो कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी कहानियां सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।